नमस्कार बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आज की हिंदी पाठशाला में। कैसे हैं बच्चों आप सब? बढ़िया। बिल्कुल उम्मीद करती हूँ आप सभी अपने अपने घरों में स्वस्थ व सुरक्षित होंगे। बिल्कुल सही, क्योंकि आप सभी अनुशासित परिवार के अनुशासित बच्चे हैं और अनुशासित विद्यालय के अनुशासित विद्यार्थी। इसीलिए आप सब अपने घरों में हैं, स्वस्थ हैं और सुरक्षित हैं। तो बताइए बच्चों, आज कौन सा दिन है? आज क्या होने वाला है कक्षा में? हाँ, गतिविधि। बहुत बढ़िया। आज का दिन गतिविधि का दिन है, यानी एक्टिविटी डे। तो आज की एक्टिविटी क्या है हमारी? आज की गतिविधि क्या होगी बच्चों? आज की गतिविधि है हमारी कविता लेखन। और कविता लेखन के लिए विषय क्या है? आज सबसे ज़्यादा जो ज्वलंत विषय है, जिसकी चर्चा चारों ओर सुनाई देती है, फिर बात चाहे टीवी की हो या अखबार की या कहीं दो व्यक्ति खड़े बात कर रहे हों, जिक्र कोरोना का ही सुनाई देगा। यानी कोरोना जैसी वैश्विक महामारी पूरे विश्व स्तर पर फैल चुकी है और जिसके खिलाफ आज तक जंग जारी है। बच्चों, इतनी घातक बीमारी से कैसे निजात पाई जाए, इस पर चंद पंक्तियाँ तो मैंने लिखी हैं, पहले आप सुनिएगा और फिर आपने भी 4 से भी ज़्यादा जितनी कविता आप आराम से लिखें, आप भी कोरोना पर कविता लिखकर लाएंगे और कल कक्षा में हर एक बच्चा अपनी अपनी कविता सुनाएगा। तो सुनिएगा ध्यान से। कविता का शीर्षक है बच्चों, कहर कोरोना का। आज कहर कोरोना का समूचे विश्व पर छाया है। आज कहर कोरोना का समूचे विश्व पर छाया है। झेल रहा हर इंसान इसको, अब तक उपचार न पाया है। उपचार केवल दृढ़ निश्चय इसका, उपचार केवल दृढ़ संकल्प है इसका, न कोई और विकल्प सुझाया है। स्वच्छता का रखें ध्यान पूर्णतः, भीड़ से दूर रहना ही मन को भाया है। चिंतन मनन करें हृदय से। बच्चों, चिंतन मनन करें हृदय से, बस घर में रहकर ही ध्यान करें। जब भी खांसें या फिर छींकें, मुख नाक पर सदा रुमाल रखें। हाथ नहीं मिलाएं किसी से, बस हाथ जोड़ प्रणाम करें। ठान ले तन मन से तो, ठान लें तन मन से तो हर संकट टल जाएगा। और बच्चों, कोरोना वायरस जैसा महादैत्य भी देश दुनिया से भाग जाएगा, देश दुनिया से भाग जाएगा। तो बच्चों, यह थी मेरी कविता और कल हम सुनेंगे आपकी कविता। तो कल हर बच्चा बहुत ध्यान से सोच समझकर कविता लिखकर लाएगा और कक्षा में हर बच्चा सुनाएगा। तो बच्चों, अब अपनी पुस्तक निकाल लीजिएगा कृतिका। आगे चलते हैं पाठ में। मेरे संग की औरतें। यहाँ तक हम पढ़ चुके थे कि जिसमें लेखिका ने बताया कि उससे 8 साल छोटी बहन जो अंग्रेज़ी में लिखती थी और छोटा भाई हिंदी में, यानी वो चारों बहन भाई, 4 में से 3 तो अंग्रेज़ी में लिखते थे और एक तो अंग्रेज़ी में लिखता था और 4 हिंदी में। आगे चलते हैं। हम 4 लिखते हैं और तमाम ख़ानदान हमें पढ़ता है। लेखिका क्या बताती है कि हम 4 बहन भाई तो लिखते हैं और पूरा ख़ानदान हमें पढ़ता है, यानी जो हम लिखते हैं हमारी रचनाओं को पूरा परिवार, पूरा ख़ानदान पढ़ता है। लेकिन आगे लेखिका क्या बताती है कि मेरी ससुराल में मुझे कोई नहीं पढ़ता, क्योंकि ससुराल वाले उनकी रचनाओं को पढ़ते ही नहीं थे या उनको उनकी रुचि ही नहीं थी पढ़ने में। इस तथ्य को हजम करने में मुझे काफ़ी वक्त लगा, क्योंकि लेखिका को ज़्यादा समय इसलिए लगा कि कोई बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जो पढ़ना पसंद नहीं करते। तो इसीलिए इस सच्चाई को स्वीकारने में लेखिका को थोड़ा समय लगा। फिर उसके फ़ायदे भी नज़र आने लगे। कम से कम घर के भीतर तो मुझे आलोचना बुद्धि से 2-4 नहीं होना पड़ेगा, मतलब घर में तो आलोचना नहीं सुननी पड़ेगी,
ऐसा कहकर भी लेखिका ने व्यंग्य किया है। खैर, मैं अपनी नहीं उन अदेवियों की बात कहना चाहता हूँ जो परदादी की मन्नत के नतीजतन धरती पर आई और लेखक नहीं बनी। तो लेखिका अपनी उन बहनों के बारे में बात करती है जो परदादी की मन्नत स्वरूप आई थी। यानी आपको बताया था शुरू में कि परदादी ने मन्नत मांगी थी कि हे भगवान, उसकी परिवार में पहला बच्चा लड़की देना, लेकिन एक क्या, उसके बाद तो 3 और हुई, लगातार 4 हो गई। तो उन्हीं की बात करें लेखिका यहाँ पर। जैसा मेरे पिताजी ने एक बार मंजुल से कहा था, कोई दम नहीं घुटता, सांस लेने की ज़रूरत ही ज़्यादा है। पर यहाँ तो हम शेर तो गैर लेखिका बहनें सवा शेर। चौथे नंबर वाली रेणु का आलम यह था कि गर्मी की दोपहरी में स्कूल से वापसी पर जब गाड़ी उसे और उससे छोटी बहन को, अचला को, बस अड्डे से लेने जाती तो रेणु उसमें बैठकर जाने से इनकार कर देती, क्योंकि अचला का कहना था कि यूं थोड़ा सा रास्ता गाड़ी में बैठकर तय करना सामंतशाही का प्रतीक है। सामंतशाही बच्चों पढ़ा था ना आपने कि एक तरह से दिखावा पसंद, जो साहब लोगों की तरह से रहते हैं, सामंती लोग जिन पे सत्ता थी पहले, तो ऐसा लगता है कि बड़ा दिखावा कर रहे हैं ये लोग। तो इसलिए वह गाड़ी में जाना उसे अच्छा नहीं लगता था। और दूसरा, जो शायद था पर साथ ही पिता के अतिरिक्त लाड़ प्यार का भी और रसोइये को खाना खिलाकर जल्दी फारिग कर देने की लाचारी का भी। माँ तो सब चीज़ों से उदासीन रहती थी, मतलब माँ पर इन चीज़ों का कोई फ़र्क पड़ता भी नहीं था, क्योंकि वो आवश्यकता से अधिक कहीं उसका ध्यान जाता ही नहीं था कि आवश्यकता से अधिक क्या ग्रहण करूं और क्या ना, तो कोई क्या कर रहा है परिवार में और क्या नहीं कर रहा, यह लेखिका, इससे लेखिका को कोई लेना देना नहीं था। तो वो इन सब चीज़ों के प्रति उदासीन थी, कोई ध्यान नहीं देती थी इन चीज़ों पर। हाँ, पिता ज़रूर काफ़ी कुड़ते भुनते थे। उन्हें लगता था कि बेटी जब पैदल आती तो उनका मन दुखी होता था। जब देखते कि अचला गाड़ी में बैठी चली आ रही है और रेणु पीछे पीछे पसीने में तरबतर खरामा खरामा, यानी वो धीरे धीरे गाड़ी के पीछे आ रही होती है पैदल, और पूरी वो भी भरी गर्मी में, ये देखकर पिता को अच्छा नहीं लगता था और उन्हें मन ही मन वो जलते भुनते रहते थे। एक बार चुनौती दिए जाने पर उसने जनरल थिमैया को पत्र लिखकर उनका चित्र मंगवा लिया था, उस छोटी बहन ने, जो एक मोटरसाइकिल सवार जवान आकर उनके हाथ में दे गया था। पड़ोस में उसका रुतबा काफ़ी बढ़ गया था, काफ़ी प्रभाव हो गया था उसका परिवार में, मोहल्ले में पूरे। गाड़ी में बैठने के साथ उसे इम्तिहान देने से भी परहेज था, यानी स्कूल तो चली जाती थी लेकिन परीक्षा देने का उसका मन नहीं करता था। स्कूल तो जैसे तैसे पास कर लिया, पर जब बीए का इम्तिहान देने की बारी आई तो वह अड़ गई कि मैं नहीं दूंगी कोई परीक्षा। पहले मुझे समझाओ कि बीए करना ज़रूरी क्यों है, और तब मैं इम्तिहान दूंगी अगर मुझे यकीन आ गया कि हाँ कोई फ़ायदा है, वरना नहीं। तो पूछती है कि भाई विवाह करने में क्या फ़ायदा है, मुझे इसके बिल्कुल ठोस उत्तर दे दो तो मैं क्या करूँगी, विद्यालय जाना शुरू कर दूँगी। और वो विद्यालय तो जाती ही थी और मैं परीक्षाएं दूँगी। हमने तरह तरह के तर्क दिए। माँ ने कहा पिताजी से पूछ लो। जब सब ने अपनी अपनी बात रखी कि नहीं ऐसे नहीं, तो माँ ने क्या कहा, भाई आप पिता से ही पूछ लो। तब उनके पिता ने क्या कहा, पिताजी ने कहा कि नौकरी कर पाओगी, शादी कर पाओगी, लोग इज्जत से देखेंगे, वगैरह वगैरह। तो पिता ने इस तरह इतने सवाल कर डाले। कोई तर्क विश्वसनीय नहीं लगा। लेखिका को एक भी तर्क ऐसा नहीं जचा जो सही हो, न रेणु को न खुद को। उन्हें आखिर उन्होंने उसी कुतर्क का सहारा लिया जो युगों युगों से माँ बाप के काम आता रहा है। मतलब ये, जब प्यार से वो नहीं मानी तो उन्होंने कहा कि ये मैं कह रहा हूँ बीए करो तो आप करो। ये मतलब कहने का कि ऐसे कह रहे थे कि जैसे हाँ मेरा आदेश है। और तब उसे पिता की बात को मानना पड़ा और उन्होंने बीए कर लिया। फिर क्या हुआ बच्चे, इसके बाद रेणु ने बीए तो कर लिया, पर सिर्फ
पिता की खुशी के लिए, यानी पास होने लायक नंबर लाकर। सच बोलने में वह माँ से भी 2 कदम आगे है। आपने पढ़ा था ना, मेरी माँ बहुत ही सत्यवादी थी, झूठी नहीं बोलती थी कभी भी। तो ऐसी ही लेखिका थी। हाँ जी, तो रेणु ने बीए तो कर लिया था, पर सिर्फ पिता की खुशी के लिए, यानी पास होने लायक नंबर लाकर। वो उतना ही पढ़ी जितना पास होने के लिए ज़रूरी था। सच बोलने में वह माँ से भी 2 कदम आगे है। गनीमत यह है कि आधा समय उसके सच सच सुनकर लोग सोचते कि वह मजाक कर रही होगी, इसलिए बिना मेहनत वह लोगों को हंसाई जा रही है। आज भी उसे कोई इत्र भेंट करता है, इत्र कहते हैं बच्चों सेंट को, जिसमें बहुत तेज खुशबू आती है दूर दूर तक, तो वह कहती है नहीं चाहिए, मैं तो नहाती हूँ। यह बात भी लेखिका ने किस में कही? व्यंग्य में। तो बच्चों आज इतना ही, कल फिर मिलते हैं एक नई सुबह के साथ। धन्यवाद।